नवीनतम सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो हम लोग अब नवीनतम सामान्य ज्ञान में हैं और इसमें सबसे पहला है शब्द संक्षेप। तो IBCA, इसे हम लोग देखें तो IBCA क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। व्याख्या करें तो इस गठबंधन की स्थापना भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत मार्च 2024 के आदेश के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य 7 बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है। 95 रेंज देशों के इस गठबंधन की पहली बैठक नई दिल्ली में 16 जून 2025 को संपन्न हुई। तो इसे आप जरूर याद रखें कि नई दिल्ली में बैठक हुई थी, 16 जून 2025 को संपन्न हुई थी। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किया गया। तो ये था IBCA। अब नियुक्तियों को देख लेते हैं। तो RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, तो RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर T रविशंकर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य जून 2025 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर अजय नारायण झा, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से यह दायित्व छोड़ा है, का स्थान रविशंकर ने लिया है। इस पद पर रविशंकर की यह अंशकालिक नियुक्ति आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत तक है। ठीक है, तो अधिकतम 31 जुलाई तक ये रहेंगे पद पर। 31 अक्टूबर, माफ़ कीजिए, 31 अक्टूबर तक है। अब आगे है कि S महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वरिष्ठ अर्थशास्त्री S महेंद्र देव प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए चेयरमैन जून 2025 में बनाए गए हैं। इस पद पर विवेक देवरॉय, जो 2017 में पुनर्गठित परिषद के अध्यक्ष शुरू से ही हैं तथा जिनका निधन नवंबर 2024 में हो गया था, उनका स्थान महेंद्र देव ने लिया है। विवेक देवराय के निधन के पश्चात नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह कार्यभार संभाले हुए थे। ठीक है, अभी तक। तो S महेंद्र देव ये क्या बनाए गए हैं? तो आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मई 2025 में की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने इस तीनों को इन तीनों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ 30 मई 2025 को ग्रहण कराई। इससे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई थी। ठीक है, तथा एक भी पद वहाँ रिक्त नहीं रहा था। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीशों सहित 34 हो सकती है, किंतु बाद में 9 जून को जस्टिस बेला M त्रिवेदी की सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों का एक पद वहाँ रिक्त हो गया है। जून 2025 के अंत की स्थिति बताई जा रही है। नए नियुक्त किए गए न्यायाधीशों में जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई, जस्टिस AS चंदोरकर शामिल है। इन नियुक्तियों से पूर्व जस्टिस अंजारिया कर्नाटक उच्च न्यायालय में, जस्टिस बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि जस्टिस चंदोरकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश राणा अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश राणा। तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश राणा भारतीय सेना की अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ 1 जून 2025 को बनाए गए हैं। अंडमान निकोबार कमान भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संयुक्त सेवा परिचालन कमान है जिनमें सेना, वायुसेना और नौसेना व तटरक्षक बल शामिल है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार कमान भारत की ऐसी पहली और एकमात्र संयुक्त सेवा परिचालन कमान है जिसमें क्या क्या है कि सेना भी है, वायुसेना भी है, नौसेना भी है और तटरक्षक बल भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। भारतीय नौसेना की 27 वर्षीय लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की ADC एड डी कैंप गत मई माह में नियुक्त की गई है। इस पद पर नियुक्ति पाने वाली
वह पहली महिला अधिकारी है। यह पद अभी तक पुरुष अधिकारियों के पास ही रहा है। ठीक है। राष्ट्रपति जो सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर हैं को 5 एडीसी दिए जाते हैं। इनमें से 3 थल सेना और एक एडीसी वायुसेना और नौसेना से होता है। तो ये थी लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए। ठीक है। तो 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु टीडीपी के निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। कडप्पा में संपन्न अधिवेशन में निर्विरोध ही चुने गए हैं। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष पर भी वो 30 वर्ष उन्होंने पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पहली बार 1995 में पार्टी का नेतृत्व संभाला था, तब से ही वह इस पद पर बरकरार है। फिर देखिए कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के संस्थापक व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ही इस पार्टी के अध्यक्ष जून 2025 में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसका अनुमोदन 5 जुलाई को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किया गया। 28 वर्ष पहले गठित राष्ट्रीय जनता दल के लगातार पार्टी अध्यक्ष वह बने हुए हैं। अध्यक्ष पद पर उनका यह ताज़ा निर्वाचन लगातार 13वीं बार है। ठीक है। 13वीं बार इस पद पर उनका चुनाव है। अब यह है कि 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत के द्वारा उत्तरी कोरिया में राजदूत की जो है नियुक्ति हुई है। 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत द्वारा उत्तरी कोरिया में राजदूत की नियुक्ति हुई है। तो 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात उत्तरी कोरिया में राजदूत की नियुक्ति भारत ने जून 2025 में की है। भारतीय विदेश सेवा की 2008 बैच के अधिकारी अलियावती लोंगकुमेर, जो इससे पूर्व पराग्वे में भारतीय दूतावास में प्रभारी थी, को अब उत्तरी कोरिया में राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण जुलाई 2021 में प्योंगयांग, जो राजधानी है उत्तरी कोरिया के, में वहाँ अपना दूतावास जो है बंद करके तत्कालीन राजदूत सहित वहाँ कार्यरत अपने सभी कर्मचारियों को भारत बुला लिया था। वहाँ अपना दूतावास दिसंबर 2024 में पुनः भारत ने खोला है। अब देखें तो अर्नस्ट एंड यंग E&Y के राजीव मेमानी सत्र 2025-26 के लिए CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है। तो देखिए CEO कौन है, किसके हैं? E&Y के CEO, E&Y इंडिया के अध्यक्ष और CEO राजीव मेमानी देश में उद्योग जगत के सबसे बड़े संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष रूप में कार्यभार 1 जून 2025 से संभाला है। इससे पूर्व सत्र 2024-25 के लिए परिसंघ का मनोनीत अध्यक्ष उन्हें पिछले वर्ष बनाया गया था। CII के अध्यक्ष पद पर ITC के चेयरमैन संजीव पुरी का स्थान उन्होंने लिया है, श्री राजीव मेमानी ने लिया है। CII की नवगठित राष्ट्रीय परिषद ने 1 जून 2025 को एक बैठक में टाटा केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक व CEO R मुकुंदम को 2025-26 के लिए इस परिसंघ का मनोनीत अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सह संस्थापक व प्रबंध निदेशक सुचित्रा के एला को इसका उपाध्यक्ष 2025-26 के लिए चुना गया है। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इसे भी आप देखें कि जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक, याद रखेंगे, एनालेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुई है। एनालेना बैरबॉक, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष होंगी। इस पद पर कैमरून के फिलेमोन यांग, जो महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं, उनका स्थान वह लेंगी। 80वें सत्र की अध्यक्षता हेतु उनका चुनाव 2 जून 2025 को महासभा द्वारा किया गया। महासभा की अध्यक्ष चुने जाने वाली वह 5वीं महिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र 9 सितंबर 2025 में प्रारंभ होगा। महासभा के अध्यक्ष पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्र अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप व अन्य देश से बारी बारी एक व्यक्ति का चयन प्रति वर्ष जून माह में किया जाता है। इस वर्ष इस पद हेतु पश्चिमी यूरोपीय देश के क्षेत्र की बारी थी तथा
पश्चिमी जर्मनी से एनालेना बैरबॉक व हेल्गा सिमंड इस पद के लिए उम्मीदवार थे। बैरबॉक को कुल 167 वोट प्राप्त कर संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित घोषित की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई, वह 5वीं महिला है। ठीक है, इससे पहले पिछले 79वें सत्र के लिए अध्यक्ष अफ्रीका से चुने गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य राष्ट्रों में अर्जेंटीना, इक्वाडोर, चिली, हंगरी व नाइजीरिया ही 5 ऐसे देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। इसे एक बार फिर से देख ले कि अर्जेंटीना, इक्वाडोर, चिली, हंगरी और नाइजीरिया, ठीक है, ऐसे मात्र 5 ऐसे देश हैं जिनको यह जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। सुरक्षा परिषद में किसी अस्थायी सदस्य देश में महासभाध्यक्ष न चुनने की परंपरा रही है। ठीक है, तो जो भी अस्थायी सदस्य हैं उससे महासभाध्यक्ष नहीं चुना जाता है। भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में मिला था, जब भारत की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी थी। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। केवल 5 महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में अब तक चुना गया है। इनके नाम देखें तो पहली विजया लक्ष्मी पंडित 8वें सत्र के लिए, एनजी एलिजाबेथ ब्रुक्स लाइबेरिया की 1969 में 24वें सत्र के लिए। ठीक है, शेख हया राशिद अल खलीफा बहरीन की यह अध्यक्ष बनाई गई थी 61वें सत्र के लिए। मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा इक्वाडोर की यह 2018 में चुनी गई थी अध्यक्ष 73वें सत्र के लिए। और अब एनालेना बैरबॉक जर्मनी की यह 2025 में चुनी गई है 80वें सत्र के लिए। अब हम लोग पुरस्कारों को देख लें, अवार्ड्स, ऑनर्स। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जून 2025 में उनकी साइप्रस की राजकीय यात्रा के दौरान साइप्रस के नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ठीक है, से सम्मानित किया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोल क्रिस्टोडोलिडेस ने राजधानी निकोसिया, ठीक है, में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। पुरस्कार को भारत व साइप्रस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मधुर संबंधों को समर्पित करते हुए इसके लिए साइप्रस के राष्ट्रपति, वहाँ के सरकार व लोगों के प्रति हार्दिक आभार उन्होंने व्यक्त किया। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, अच्छा हाँ, इसमें है कि श्री मोदी को 23 विभिन्न राष्ट्र अपने नागरिक सम्मानों से विभिन्न अवसरों पर सम्मानित कर चुके हैं। 23 विभिन्न राष्ट्र, ठीक है, अभी तक श्री मोदी को 23 विभिन्न राष्ट्र जो है अपने नागरिक सम्मानों से विभिन्न अवसरों पर सम्मानित कर चुके हैं। 2 माह पूर्व 5 अप्रैल 2025 को उनकी श्रीलंका यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति कुमारा दिसानायके ने उन्हें श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की 15 चुनिंदा नर्सिंग पेशेवरों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 राष्ट्रपति जी द्वारा 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए। ठीक है, तो पुरस्कारों में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की मेजर जनरल सीना पीडी, ठीक है, सीना पीडी व दिल्ली की कुमारी डिम्पल अरोड़ा, ठीक है, शामिल है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र व पदक के साथ साथ 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवा को मान्यता देने व सम्मानित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में की गई थी। यह पुरस्कार सहायक नर्स, मिडवाइफ मतलब ANM, लेडी हेल्थ विजिटर LHV व स्टाफ नर्स जैसी श्रेणियों में नर्सिंग पेशेवरों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के 2 शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का डैम हैमरस्कॉल्ड पदक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा देते हुए अपने प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों को डैग हैमरस्कॉल्ड पदक से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है।
वर्ष 2024 के दौरान ऐसे मिशन में प्राण गंवाने वाले भारत के 2 शांति सैनिकों ब्रिगेडियर अमिताभ झा, ठीक है, व हवलदार संजय सिंह के लिए 29 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित समारोह में यह पदक प्रदान किए गए। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा ने यूनाइटेड नेशंस डिसइंटीग्रेशन ऑब्जर्वर फोर्स के साथ काम करते हुए तथा हवलदार संजय सिंह ने कांगो में स्टेबलाइजेशन मिशन के साथ काम करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। इनके परिवार की ओर से यह पदक संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने प्राप्त किए, ठीक है, पी हरीश ने प्राप्त किए। भारत के 2 शांति सैनिकों सहित कुल 57 सैन्य, पुलिस व असैन्य शांति सैनिकों को डैग हैमरस्कोल्ड पदक से मरणोपरांत इस समारोह में सम्मानित किया गया। तो 2 नाम याद रखेंगे आप, एक हैं अमिताभ झा, ठीक है, और दूसरे संजय सिंह, ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह। देखें कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य कर्मियों को भेजने वाला चौथा बड़ा राष्ट्र वर्तमान में है। याद रखेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैन्य कर्मियों को भेजने वाला चौथा बड़ा राष्ट्र वर्तमान में है। भारत के 5300 से अधिक सैन्य व पुलिसकर्मी मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, सोमालिया, दक्षिणी सूडान व पश्चिमी सहारा में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों पर तैनात है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक है पुरस्कारों की श्रृंखला में थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता विश्व सुंदरी का ताज। वर्ष 2025 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का फाइनल दौर 31 मई 2025 को भारत में हैदराबाद में संपन्न हुआ। इस 72वीं विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का ताज थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगसरी ने जीता। गत विजेता चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्कोवा ने उन्हें इसका ताज पहनाया। यह पहला ही अवसर है जब थाईलैंड की किसी सुंदरी ने विश्व सुंदरी का ताज जो है जीता है। इथियोपिया की हासेट डेरेजे अडमासू को प्रथम उपविजेता और पोलैंड की माजा क्लाजदा को द्वितीय उपविजेता इस प्रतियोगिता में घोषित किया गया है। 108 देशों की सुंदरियां इस प्रतियोगिता में शामिल थी। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व वर्ष 2023 की फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने किया था, ठीक है। वह शीर्ष 8 सुंदरियों में स्थान बनाने में भी सफल नहीं रही। शीर्ष 20 प्रतिभागियों में उनका स्थान रहा। भारत की 6 सुंदरियां ही विश्व सुंदरी का खिताब जीतने में कामयाब रही है। ऐसी पहली उपलब्धि रीता फारिया 1966 में प्राप्त की थी। बाद में 1994 में ऐश्वर्या राय, ठीक है, 1997 में डायना हेडेन, 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा तथा 2017 में मानुषी चिल्लर ने यह खिताब जीता था, ठीक है। यह तीसरा अवसर था जब विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का फाइनल भारत में आयोजित हुआ था। इससे पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है भारत में बेंगलुरु में आयोजित हुई थी तथा पिछले वर्ष 2024 में 2023 की यह 71वीं प्रतियोगिता भारत में मुंबई में आयोजित हुई थी, ठीक है। वर्ष 2024 की विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका था, ठीक है। अब आगे है निधन हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेडरिक फोर्सिथ, ठीक है, ब्रिटिश लेखक एवं पत्रकार फ्रेडरिक फोर्सिथ जिन्होंने जासूसी उपन्यासों के लेखन में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी, उनका निधन जो है 86 वर्ष की आयु में 9 जून 2025 को ब्रिटेन में निधन हो गया। उनकी रचनाओं में द डे ऑफ द जयकाल, द डॉग ऑफ कट, द ओडेसा फाइनल, द कोबरा, द किल लिस्ट व रिवेंज ऑफ ओडेसा आदि शामिल है। उनके कथानकों पर कई फिल्मों का निर्माण हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए 1997 में कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित उन्हें किया गया था, ठीक है। तो ये थे फ्रेडरिक फोर्सिथ। अब है प्रफुल्ल राय। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार प्रफुल्ल राय का 90 वर्ष की आयु में 19 जून 2025 को कोलकाता में निधन हो गया। 150 से अधिक पुस्तकों, जिनमें उपन्यास व लघु कथाएँ शामिल हैं, के लेखक प्रफुल्ल रॉय को उनके उपन्यास क्रांतिकाल के लिए 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। आगे है चर्चित व्यक्ति में देखें तो
पर्सन इन द न्यूज़, प्रियंका सरोज और रिंकू सिंह की शादी हुई है। अच्छा, जो भी है, प्रियंका सरोज व रिंकू सिंह, ये अब चर्चित क्यों है? समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश में मछली शहर, ठीक है, जिला जौनपुर निर्वाचित क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित सांसद 25 वर्षीय प्रिया सरोज की सगाई हुई है। ठीक है, वो शादी नहीं, सगाई हुई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल खेलने वाले 27 वर्षीय रिंकू सिंह, ठीक है, के साथ 8 जून 2025 को लखनऊ में एक ठीक है, एक पारिवारिक समारोह में धूमधाम से संपन्न हुई। ठीक है, अमेठी यूनिवर्सिटी से लॉ की उपाधि प्राप्त करके प्रिया सरोज 3 बार सांसद रही है। वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य तूफानी सरोज की पुत्री प्रिया सरोज, ठीक है, ये देखिए, ये अमेठी यूनिवर्सिटी से उपाधि प्राप्त प्रिया सरोज 3 बार सांसद रही। वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य तूफानी सरोज की पुत्री प्रिया सरोज 18वीं लोकसभा में दूसरी सबसे युवा सांसद है। ठीक है, ये तूफानी सरोज की पुत्री है प्रिया सरोज। यह तूफानी सरोज ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है इसे को फिर से पढ़ते हैं कि अमेठी यूनिवर्सिटी से लॉ की उपाधि प्राप्त प्रिया सरोज, ये प्रिया सरोज जो है वह 3 बार सांसद रही। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य तूफानी सरोज, ठीक है, उनकी पुत्री है। ठीक है, और ये जो प्रिया सरोज है वो 18वीं लोकसभा में दूसरी सबसे युवा सांसद है। ठीक है, तो ये समझे, तूफानी सरोज जो हैं वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्य है अभी, और 3 बार सांसद भी वह रही है। उन्हीं की पुत्री है ये प्रिया सरोज। अत्यंत साधारण परिवार से आए उत्तर प्रदेश के ही रिंकू सिंह ने अपनी पहचान आईपीएल से बनाई। 2017 में पंजाब किंग्स की टीम ने उन्हें उनके बेस प्राइस 10 लाख में ही खरीदा था, जबकि अगले वर्ष 2018 में केकेआर ने 80 लाख में उन्हें खरीदा। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध एक मैच में 21 गेंदों पर 48 रन बनाकर टीम को विजय उन्होंने दिलाई। इस मैच में एक ओवर में 5 छक्के उन्होंने लगाए थे। भारत के लिए 2 एक दिवसीय व 33 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने जून 2025 के मध्य तक खेले थे। ठीक है, उसके बाद है महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा। पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सीट से 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित तृणमूल कांग्रेस की 50 वर्षीय सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजू जनता दल के पूर्व सांसद 65 वर्षीय पिनाकी मिश्र के साथ जर्मनी में गत 31 मई को गुपचुप तरीके से विवाह किया। रिश्वत लेकर संसद में प्रश्न पूछने के मामले में आचार समिति की सिफारिश पर दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, किंतु 2024 में के लोकसभा चुनाव में वो पुनः निर्वाचित हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद है कि 65 वर्षीय पिनाकी मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ एडवोकेट है तथा 1996 में कांग्रेस के टिकट पर वह 11वीं लोकसभा सदस्य तथा 2009 से लेकर 24 तक बीजद यानी बीजू जनता दल के टिकट पर 15वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। पहली पत्नी जिनके साथ उनका तलाक हो चुका है से 2 संतान पिनाकी मिश्र की है, जबकि महुआ मोइत्रा का भी यह दूसरा विवाह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ष दिवस सप्ताह को देखें। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून तेलंगाना दिवस। आंध्र प्रदेश का विघटन कर अलग राज्य के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सभी के लिए भोजन की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय खाद्य एवं कृषि संगठन के आह्वान पर 2019 में ही लिया गया था। ऐसा पहला दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। इस वर्ष 2025 में ऐसा 7वां वर्ष था जब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। 8 जून को देखिए विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती माफ़ कीजिए पुण्यतिथि मनाई जाती है। अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को मनाई जाती है। 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की पहल पर 12 जून को वर्ष 2000 में विश्व भर में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून विश्व फादर्स डे
जून का तीसरा रविवार था, इसलिए ये डे इम्पोर्टेंट नहीं है। जून का तीसरा रविवार को जो है विश्व फादर्स डे मनाया जाता है। 16 जून को देखिए परिवारों को धन संप्रेषण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों के लिए धन संप्रेषण कर उनकी स्थिति में सुधार करने के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक निर्णय के तहत 16 जून को प्रतिवर्ष इस रूप में मनाया जाता है। 17 जून मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु विश्व दिवस मनाया जाता है। गोवा क्रांति दिवस 18 जून को। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस, विश्व भर के शरणार्थियों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 20 जून को शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने में प्रस्ताव जो है 4 दिसंबर 2000 को पारित किया गया था। 21 जून आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार किया था तथा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को विश्व भर में मनाया गया था। वर्ष 2025 में 11वें योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। ठीक है। 21 जून को देखिए विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। 25 जून को संविधान हत्या दिवस। देश में आपातकाल 25 जून 1975 को लागू किया गया था। इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस मनाया। याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान हत्या दिवस यह जो है कौन सा मंत्रालय मनाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह मनाया जाता है। 26 जून मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं इसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 जून संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाता है। प्रतिवर्ष 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में पारित किया था। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, स्वर्गीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस यह मनाता है। ठीक है। 30 जून संथाल हूल दिवस है। ठीक है, संथाल हूल दिवस। ठीक है, संथाल हूल दिवस 30 जून। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में 1855-56 के दौरान शहीद हुए व्यक्तियों की स्मृति में मनाया जाने वाला यह दिवस है। अब कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं। गुड गर्ल आर्या आबेर। ठीक है। द लिविंग लीजेंड, रामायण टेल्स फ्रॉम फॉर एंड नियर, वायु नायडू द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम क्या है? द लिविंग लीजेंड, रामायण टेल्स फ्रॉम फॉर एंड नियर, वायु नायडू द्वारा लिखा गया है। द सेकेंड बुक ऑफ प्रोफेट्स, बेन्यामिन द्वारा लिखा गया है। अब कुछ दुर्घटनाओं को देख लेते हैं। तो इसमें 4 धाम उड़ान क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी और 4 धाम उड़ान के लिए शुरू की गई हेलीकॉप्टर उड़ान काफ़ी असुरक्षित का आभास दे रही है। जून 2025 के मध्य तक विगत 40 दिनों में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना इस मार्ग पर हुई है। हाल ही में केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रही आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का एक हेलीकॉप्टर गौरी कुंड के निकट 15 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इससे पूर्व श्रद्धालुओं को लेकर गंगोत्री धाम जा रहा गुजरात की एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर 8 मई को उत्तरकाशी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में भी पायलट सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके 4 दिन के बाद बद्रीनाथ से लौट रहा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आगे देखिए विविध में, तो नोमैडिक एलिफेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत व मंगोलिया के वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण मंगोलिया का उलन बटोर में, ये राजधानी है उलन बटोर, 31 मई से लेकर के 13 जून 2025 को संपन्न हुआ। पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना का यह पहला ही अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास था। संयुक्त अभ्यास के दौरान गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला हुई जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाती है। इस वार्षिक अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन बारी बारी से भारत व मंगोलिया में किया जाता है। ऐसा पिछला संयुक्त अभ्यास पिछले वर्ष जुलाई 2024 में भारत के मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था। ठीक है। भारत फ्रांस का संयुक्त द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास शक्ति। ठीक है, अभ्यास शक्ति। तो भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस में ला कैवेलरी, ठीक है, में 18 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 को संपन्न हुआ। दोनों देशों में सशस्त्र बलों के एक साथ काम करने तथा सैन्य क्षमताओं में सुधार करने के उद्देश्य से आयोजित इस संयुक्त अभ्यास का यह 8वां संस्करण था। ठीक है। पारस्परिक
सैन्य सहयोग में वृद्धि के उद्देश्य से भारत व फ्रांस की सेनाओं के बीच द्विवार्षिक सैन्याभ्यास शक्ति की शुरुआत 2011 में हुई थी तथा ऐसा पिछला 7वां संयुक्त अभ्यास भारत में मेघालय में उमरोई क्षेत्र में मई 2024 में व उससे पूर्व छठा संयुक्त अभ्यास नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। थल सेनाओं की संयुक्त अभ्यास शक्ति के साथ साथ भारत व फ्रांस की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास वरुण, ठीक है, वरुण तथा वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास गरुड़, ठीक है। नौसेनाओं का था वरुण और वायुसेना का था गरुड़, ठीक है, का आयोजन भी किया जाता है। वरुण अभ्यास का पिछला 23वां संस्करण मार्च 2025 में भारतीय नौसेना की मेजबानी में अरब सागर में संपन्न हुआ, जबकि गरुड़ अभ्यास का पिछला 7वां संस्करण नवंबर 2022 में भारत में ही जोधपुर में आयोजित हुआ था। और यह आखिरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ऑपरेशन सिंधु है। जून 2025 में ईरान पर इजरायली हमलों के पश्चात युद्ध की स्थिति में ईरान में रह रहे हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी के लिए विशेष अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसे ऑपरेशन सिंधु नाम दिया गया था। इसके तहत भारतीय नागरिकों के जत्थे को पड़ोसी राष्ट्र अर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचाया गया, जहां से उन्हें भारत लाया गया। 110 से अधिक भारतीय छात्रों व नागरिकों को लेकर ऐसा पहला जत्था इंडिगो के विमान द्वारा 19 जून को नई दिल्ली पहुंचा। बाद में लगभग 3000 से अधिक भारतीयों को यह पंक्तियां लिखे जाने तक ईरान व इजराइल से सुरक्षित निकाला जा चुका था। उल्लेखनीय है कि ईरान में 4000 से अधिक भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से लगभग 50% जो है वो छात्र हैं। इनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी में मदद के लिए ईरान व आर्मेनिया सरकारों के प्रति आभार भारतीय विदेश मंत्रालय ने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो नवीनतम सामान्य ज्ञान का भाग है उसे पूरा कर लिया है। अब एक आखिरी वीडियो रहेगा जिसमें कि हम लोग खेल कूद पढ़ेंगे और फिर उसके बाद यह अगस्त का पूरा अंक समाप्त हो जाएगा और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।